वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज मिसलेनियस पढ़ रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चन बचे थे, उनको उसी के आगे कंटिन्यू हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक हो गए थे। इनके बीच में किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक में? 1 से लेकर 9 तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। मतलब एक निर्माता है, समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। एक निर्माता कंपनी का निर्माण करने वाला, मतलब एक निर्माता कंपनी का कोई है व्यक्ति, वो 3 प्रोडक्ट बनाता है एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, जिसको वो 2 बाजार में बेचता है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, और उसकी वार्षिक जो सेल दी है वो इस तरीके से दी है। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मार्केट हम लोगों को दी है और प्रोडक्ट्स दिए हैं जी। पहला बाजार फर्स्ट मार्केट, दूसरा बाजार ये दिया है, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिए हैं। सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। ये आपकी एनुअल सेल्स दी है कि मतलब प्रोडक्ट 10,000 से प्रोडक्ट, 20,000 प्रोडक्ट, 25,000 प्रोडक्ट, इस तरीके से 10,000, फिर 2,000, 18,000, फिर 6,000 प्रोडक्ट्स, 20,000 प्रोडक्ट्स, और इधर 8,000। ये क्या है, ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। इस बात का मतलब है कि एक कंपनी है जो 2 मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, पहली मार्केट दूसरी मार्केट। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 5 5 10 10 जो भी है। यहाँ पे लिखा है पहली वाली कंपनी 10,000, 20, 2,000 और 18,000 प्रोडक्ट। यहाँ पे 6,000, 20,000 और 8,000 प्रोडक्ट। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिए हुए हैं। इतनी जानकारी क्वेश्चन में हमको दी। इसके बाद पहला पॉइंट पढ़िए, वहां पे लिखा है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर। सेल प्राइस दिया हुआ है, मतलब एसपी हमको दिया है। सेल प्राइस, सेल प्राइस मतलब एसपी दिया हुआ है हमको। एसपी दिया है एक्स वाई जेड, एक्स का, वाई का, जेड का। इसका मतलब एक्स ये रहा होगा, ये एक्स है, ये वाई का काम कर रहा होगा और ये जेड का काम कर रहा होगा, इस तरीके से। और इनके रुपए दिए हुए हैं, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपए। यहाँ पर जो प्राइस दिया हुआ है वो 2.50, 1.50, ₹1, ये दिया हुआ है हमको इतना। अब इसके आगे एक लाइन लिखी, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। मतलब टोटल कितनी बिक्री हुई। सेल्स का मतलब यही तो होता है, सेलिंग प्राइस। टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मतलब कितनी बिक्री हुई है, इसको हमें साधारण गणित के माध्यम से नहीं निकालना है, इसको हमें मैट्रिक्स के माध्यम से निकालना है। आप समझने का प्रयास करिए। एक्स वाई जेड दिया है। अगर आपसे कोई ये कहे कि पहले बाजार में 10,000 प्रोडक्ट, 2,000 और 18,000 प्रोडक्ट, और यहाँ लिखा है कि प्रति इकाई, मतलब यूनिट सेल का मतलब है कि 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए। जो पहले वाला प्रोडक्ट है वो 2.5 रुपए के हिसाब से, यहाँ पे 1.5 रुपए के हिसाब से, यहाँ पे 1 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। तो हम गुणा ही तो कराएंगे। सपोज अगर हमसे कहा जाए कि 1 दर्जन संतरे का मूल्य 20 रुपए है, तो 10 दर्जन का क्या होगा, 10 × 20, यही तो करेंगे गुणा। और गुणा किसमें किसका करेंगे, जब अगर संतरे होंगे तो संतरे का मूल्य संतरे के साथ, सेब होंगे तो सेब का मूल्य सेब के साथ। ठीक है, इस तरह हमें सबका मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई कराने में किसको किधर रखें, इसको डिसाइड करना होगा। समझिए, सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले रहे हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने प्रोडक्ट को बनाया, प्रोडक्ट ऐसे, समझिएगा। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। ये प्रोडक्ट दिए हुए थे एक्स वाई जेड। प्रोडक्ट इनटू प्राइस मतलब यूनिट प्राइस, एक चीज की कीमत
मिला करके हमको टोटल कीमत मिलेगी, टोटल कॉस्ट या टोटल सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, टोटल एसपी। ये हमको पता है, हमने वो छोटे में पढ़ा रखा है। क्या? प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट हो और उन प्रोडक्ट का 1 रुपए के हिसाब से, मतलब 1 यूनिट का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट इंटू प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल एसपी हमको मिलेगा। अब इंटू में हमको क्या करना है? प्राइस करना है। तो प्राइस को हम कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे। क्यों रखेंगे? अभी आपको समझ में आने वाला। 2.50, 1.501, ये था वहां पे सिस्टम कुछ ऐसा। जब आपको ये बात वहां पे दिख गई, अब हमें मल्टीप्लाई करने में हमने इसको ऐसे ही क्यों रखा, ऐसे क्यों नहीं रख दिया? वो हमने इसलिए रखा क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनके स्तंभ देखते हैं और इनकी क्या देखते हैं? पंक्तियां। देखिए यहाँ पे एक स्तंभ दी है, यहाँ पंक्ति कितनी दी है? 2 दी है। यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे हम? 3 पंक्तियां, 1 2 3, स्तंभ 1। यहाँ पर 2 पंक्तियां, 1 2 3, स्तंभ। यही तो करते हैं। ये उठता है, ऐसे होता है और इधर लग जाता है। तो क्या ये बात यहाँ पे हो पाएगी? क्या हम इसको ऐसे सेट कर पाएंगे? ये ऐसे उठेगा, ऐसे होगा, इधर जाके लग जाएगा। इसका मतलब इसको इसमें हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, मतलब गुणे वाला नियम तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो आपने तुरंत यहाँ पे लिखा टोटल एसपी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराइए, इसको उठाइए, ऐसे लगाइए, तो आपको क्या मिलेगा? 10,000 इंटू 2.5 प्लस 2,000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1। ये पहले वाली लाइन उठी, ऐसे हुई और ऐसे जाके लग गई। सेम एज इट इज, इसको उठाया, ऐसे लगा लीजिए, मतलब 6,000 इंटू 2.5 प्लस 20,000 इंटू 1.5 प्लस 8,000 इंटू 1। इस चीज में शायद किसी कोई समस्या नहीं होगी, हमने बस उसको उठाया, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया। अब इस मल्टीप्लाई को हम करा लेंगे आसानी से। देखिए एसपी मल्टीप्लाई कराइए, 2.5 है, यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे? 25 एक कम 25, 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो 3 जीरो लगा दिए, प्लस 25 के आगे 25, 1 2 3 4, 4 जीरो आने चाहिए, लेकिन एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यूएशन नहीं। फिर 15 दूनी 30, 1 2 3, 1 2, लेकिन हम जीरो कितने लगाएंगे? यहाँ पे 3 ही लगाएंगे, क्योंकि 15 दूनी 30, 30 वाला मिला एक, और यहाँ पर कितने जीरो थे हमारे पास? 30 के आगे हमारे पास 3 जीरो थे, तो 30 के आगे सपोज ऐसे हमने कर दिया 15 दूनी 30, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो कर दिए, लेकिन पॉइंट लगा है इसलिए यहाँ पर एक जीरो हटाना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर 18,000 एक कम 18,000, ये तो एज इट इज लिखा रहेगा। इस चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, 25 छक्का 150, 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो, लेकिन यहाँ एक डिजिट बाद है तो एक जीरो हमने यहाँ पे ऐसे खत्म कर दिया, प्लस 15 दूनी 30, 30 आ गया, 1 2 3 4, 4 जीरो लगाने थे, 1 2 3 4 जीरो लगाने थे, लेकिन एक जीरो लगेगा नहीं, प्लस 8,000 एक कम 8,000। अब इन सभी को आप लोग ऐड कर लेंगे। अभिषेक बताइए कितना आएगा ऐड करने पे? अभिषेक हो कि नहीं हो क्लास में? बताओ क्या आएगा ऐड करने पे? घर में किया था? 25,000 और 3,000, 25 3 हो गया 28,000, 28,000 और 18,000, तो 28,000 इधर जुड़ जाएगा, प्लस का 18,000 हो जाएगा, 0 0 8 8 16 के 6 ऐसे लगा, 1 2 1 3 1 4, 46,000। फिर से समझ लीजिए यही आएगा कि नहीं? 25,000 ये, 3,000 ये, 25 और 3,000 हो गया 28,000, 28,000 और 18,000, 28 और 18, 3 जीरो एज इट इज, 8 8 16 6 कैरी 1 2 1 3 1 4, हो गया 46,000। इसके बाद यहाँ पे 15,000 और ये, हाँ इसका फाइनल आ गया 53,000। चलिए 30,000 और 15,000, 45,000 और 45, 8 8 5 13 53, 15,000 और ये 30,000 लिखा है ना, 15,000 प्लस 30,000, तो 30,000 और 15,000 कितना होगा? 45,000 ही तो होगा, 45,000 और 8,000 53,000 तो होएगा। तो क्या दिक्कत है? आ गया, ये आ गया हमारा टोटल एसपी। इसके बाद क्या बचा? ये तो पहला वाला हो गया, देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको निकालना है द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज
यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब इसका मतलब सेलिंग प्राइस, उसने कितने रुपए में चीजों को बेचा था ये आपके पास आ गया है। कैसे पता चला हमको? इतने प्रोडक्ट थे, हमने रख लिया, उसने कीमत दी थी, कीमत लिख लिया, इसको उठाया, इसे हमने मल्टीप्लाई करा लिया। मल्टीप्लाई कराते समय आप सावधानी रखें, गलती नहीं होगी, ये सब आपके काम है, फिर भी हमने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आगे 46,000, 53,000। अब इसके बाद हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है, जैसे एक पेन सपोज हम लेके आए मार्केट से, तो वो दुकान वाला कितने में बेच रहा है, दुकान वाला उस पेन को 100 रुपए में बेच रहा है, ये हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है कि वो पेन कंपनी से कितने रुपए में बन के चला था। सपोज उस पेन की कंपनी ने कीमत बताई थी 50 रुपए है, तो ये उसकी कीमत है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन वो जब पेन कंपनी से चला, वापस चलते चलते जब दुकान तक पहुंचा, वो 100 रुपए हो गया। तो ये होता है एसपी और सीपी में अंतर। सभी को शायद समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सीपी को कहते हैं अंकित मूल्य और एसपी को कहते हैं विक्रय मूल्य। चलिए, इसको हमें रखना है एसपी को टोटल, तो एसपी को हमने यहां तक रख लिया। इसके बाद अब हम निकाल रहे हैं सीपी। सीपी निकालते समय क्या करेंगे? सीपी का मतलब भाई अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्ट इंटू प्राइस इंटू टोटल सीपी। यहां पर प्रोडक्ट कितना है, यही पुराने वाले सब रखते चले जाइए। 10,000, 2,000, 18,000, और इधर 6,000, 20,000, 8,000। अब की बार वहां पे सीपी दिया है, तो सीपी कितना दिया है क्वेश्चन में, ये आपको देखना पड़ेगा। 2 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, और उसने कहा 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब है 1/2 रुपए, क्योंकि सारी चीज अब रुपए में चल रही है, तो जो पैसे में दिया उसको भी आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये प्रोडक्ट हमारे एज इट इज, मतलब जो उत्पाद थे वो इस तरीके से। अब की बार कीमतें हो गई 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए। कर लिया, फिर से वही कहानी जो भी हमने की थी, बस मल्टीप्लाई कराते चले जाइए, देखिए किस तरीके से होगा। इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 दूनी 20, 20,000, प्लस 2,000 का एक में तो सिंगल आ गया 2,000, प्लस 1/2 का 18,000 में कराएंगे तो आ जाएगा 9,000। फिर इसको उठाया, दूसरी लाइन में लगाइए, यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी 12,000, प्लस एक का इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 20,000। फिर 1/2 का 8,000 में कराएंगे तो आ जाएगा 4,000। ये बात सभी को समझ आ गई होगी, और इसको फाइनली हम यहाँ पे जोड़ के लिखने वाले हैं जी। ये 20,000 है, 2,000, 20,000 और 2,000 हो गया 22,000, 22,000 और 9,000, 22, 9, 9 तो 11, तो आ गया आपका 31,000 रुपए। यहाँ पर 12,000 और 20,000, तो 20, 10, 30, 2, 32, 32,000 रुपए प्लस 4,000, तो टोटल आ गया 36,000। यहाँ पर आपका आ गया 36,000 रुपए। ये जो हमने निकाला है ये आया है सीपी, जिसको कहते हैं अंकित मूल्य। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। और इसको कहते हैं एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ये बात सभी को समझ में आ गई। बहुत आसान सी बात थी, केवल यहाँ पे आव्यूह के गुणे वाला अगर हमको कॉन्सेप्ट आता है तो काम हमारे लिए आसान है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, देखिए लाइन लिखी है उसमें, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ के रखा है। प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट तभी होता है जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य अंकित मूल्य कम हो। 50 रुपए का पेन दुकानदार 100 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब 100 वाली वैल्यू ज्यादा जो बेच रहा है, यहाँ हमको दिख ही रहा है, माइनस कर दिया आपने। तो आपको पता है प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, एसपी अभी आपने निकाला 46,000 और 53,000, तो अब यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं। 46,000 इस तरीके से, 46,000 और इधर आपने रखा 53,000। ये था हमारा एसपी माइनस सीपी। कितना है, सीपी है 31,000 माइनस 36,000। ये सीपी और एसपी में कंफ्यूज ना होइएगा। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, जिसमें बेच रहा है, और सीपी का मतलब जिसमें खरीद के लाया था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आपको घटाना आता ही है। 46 में 31 घटा दीजिए तो 6 में 1 जाएगा तो 5, 4 में 3 जाएगा तो 1।
15,000, यहाँ पर 53,000 में 36,000, तो 13 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 7, 4 में 3 जाएगा तो 1, 17,000। यही आपका फाइनलाइज आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आ गया होगा सभी को, किसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सब क्वेश्चन था। आज से आपकी आयु खत्म हो जाएगी, जो भी क्वेश्चन बचे हो आज आप पूछ सकते हैं। कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, फंक्शन। रिलेशन हम पढ़ा चुके हैं, फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इसका 11 नंबर। 11 नंबर लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, क्वेश्चन नंबर 11, हमें x की वैल्यू निकालनी है 1, 4, 2, 5, 3, 6 इक्वल टू माइनस का 7, 2, -8, 4, -9 और 6, ये लिखा हुआ। -7, 2, -8, 4, -9, 6, इधर 1, 4, 2, 5, 3, 6। हमें x की वैल्यू निकालनी। अब हम किस तरीके से करें, कौन बताएगा ये हमें? कोई है जो बता पाएगा? अभिषेक, बता पाओगे? सवाल कैसे करेंगे ये वाला? हम्म हम्म अंशुल है कि नहीं? विशाल, बता पाओगे? अच्छा, फिर और कौन बचा? आयुषी और आयुषी पांडे, अर्पिता। चलो आयुषी बताओ। एक्स कहा गया, केवल ये पता नहीं हमें कौन से ऑर्डर की लेनी, ये नहीं कहा है सवाल ने। कोई भी तो नहीं लेंगे। कोई भी का मतलब ऑर्डर तो एक डिसाइड होगा ना। हम्म हम्म ये फाइनल जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर में लिखी हुई है? 2 × 3। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स लिखी ये किस ऑर्डर की लिखी हुई है? ये भी आपको 2 × 3 की दिख रही है। एक्स अगर हम ये मानते हैं, सपोज ABCD, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, 1, 4, 2, 5, 3, 6, तो ये क्या यहाँ पे सेट हो जाएगा? इसका इसमें करा दिया पहला, फिर इसका इसमें करा दिया, इसका इसमें करा दिया, हाँ बन जाएगा। आपको एक नियम मैंने बताया था कि पंक्ति इंटू स्तंभ ये लिखा है, पंक्ति इंटू स्तंभ ये लिखा है। यहाँ पर देखो क्या सेम है, देखो 3 और 3 सेम है कि नहीं भाई? पंक्ति और स्तंभ, और इधर पंक्ति इंटू स्तंभ, तो स्तंभ और पंक्ति 2 × 2 ऑर्डर का मतलब एक ऐसा आप आव्यूह तैयार करो जिसका गुणा कराने पर आपको फाइनलाइज ऐसा कुछ दिख जाए। यही एक आव्यूह। सपोज इसको आपने उठाया इसे लगाया, फिर इसको उठाया ऐसे लगाया पहली लाइन, फिर इसको उठाया ऐसे लगाया दूसरी, इसको उठाया ऐसे लगाया बीच वाली, फिर तीसरी वाली, क्योंकि तुलना कराने पर हमारे पास ऐसा अवयव आना चाहिए जिसका इधर क्या हो जाए, कंपेयर हो जाए। इसलिए 2 × 2 ऑर्डर का ही लेंगे, इसके अलावा कोई नहीं ले सकते हम। सपोज अगर किसी को नहीं आ रहा है करना, हम कैसे करें, ये सब नियम नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके दिमाग में कोई सपोज एक मैट्रिक्स आ गया, आपने कहा भैया हम अगर ये ले लें तो क्या दिक्कत है, ABCDEF हम ये ले लें तो क्या तकलीफ हो जाएगी? तकलीफ ये हो जाएगी कि जब आप गुणा कराने चलेंगे इस तरीके से 1, 4, 2, 5, 3, 6, इसको उठाया इसे लगाया, इसको उठाया इसे, इसको उठाया इसे, तो यहाँ आपको देखो 3 स्तंभ, मतलब सॉरी 3 पंक्ति दिख जाएंगी, जबकि हमारा जो फाइनलाइज है वहां पर क्या है, 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ देखो कितने चाहिए हमको, 1, 2, 3 चाहिए, स्तंभ तो देखो 3 दिख ही रहे हैं, तो इसका मतलब ये नीचे वाला खत्म होगा, ये ऐसे सेट हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभिषेक अब समझ गए?
अब समझ गए होंगे। तो हमें ऐसी मैट्रिक्स माननी होती जो यहाँ पर सेट कर दे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट x इक्वल टू ए बी सी डी। इस ऑर्डर की हमने एक मैट्रिक्स मान ली। यही ऑर्डर क्यों माना ये आपको हमने समझा दिया कि आपके घर में अगर 2 पिन का प्लग है तो आप 2 पिन वाले सॉकेट का ही यूज करेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अगर आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है मैट्रिक्स के बारे में तो बिल्कुल देसी तरीका आप लगाइए, आपका काम हो जाएगा। -7 2 -8 4 -9 6। अब मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए। सबसे पहले ये उठता है इधर जाकर लग जाता है, ये है स्तंभ और ये है पंक्ति। इसका इसमें कराएंगे तो आ जाएगा a+4c। फिर इसका नीचे कराइए तो क्या आ जाएगा b+4d। फिर दूसरे वाले को उठाइए इसमें कराइए तो क्या आ जाएगा 2a+5c। इसका इसमें कराइए तो क्या आ जाएगा 2b+5d। फिर सिमिलरली 3 6 को उठाइए तो क्या मिला 3a+6c और 3b+6d इक्वल टू, कंपेयर कराते समय हम -7 2 -8 4 -9 और 6, ये हमको दिख गया। अब देखिए हमने इसीलिए यहाँ पे ए बी सी डी को किया था ताकि गुणा कराते समय हमको एक ऐसा अवयव मिल जाए जिसमें 3 स्तंभ हो। देखो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। देखिए यहाँ दिख रहा है कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा, और 3 और 2 पंक्तियां, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। अब हमारा काम आसान हो गया। अब आप उठाइए a+4c को किसके बराबर, -7 के बराबर, समीकरण नंबर 1। फिर 2a+5c को किसके बराबर, -8 के बराबर। इसी तरीके से 3a+6c किसके बराबर, -9 के बराबर। लेकिन चाहे तो हम तीसरे वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि जब 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन हमारे लिए काफी है। ए और सी की वैल्यू निकालनी तो एक ही इक्वेशन हो गई, 2a+5c हो गई। बगल वाले को लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आपने यहाँ खाली लिख दिया 2a+5c इक्वल टू एक इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे पहले और दूसरी को एक बार। इसी तरीके से बी और 4d के लिए देखिए, b+4d किसके बराबर, 2 के बराबर, समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे 2b+5d किसके बराबर, 4 के बराबर, समीकरण नंबर 4। सबसे पहले एक बार हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, फिर एक बार हम समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। अब इसको करना सभी को आता होगा, देख लीजिए, रफ करके फटाक से कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सब बहुत बेकार से क्वेश्चन है, बस आप केवल इतना सोच पाए कि हमको क्या लेट करना है। a+4c इक्वल टू -7 और इधर 2a+5c इक्वल टू -8। इसको हल करने का तरीका आपको पता है, यहाँ 2 है यहाँ सिंगल है तो यहाँ ऊपर 2 का गुणा करा दीजिए। ये सब आता है आप लोगों को। ऊपर 2 का गुणा कराएंगे तो आएगा 2a+8c बराबर -14, और नीचे आपको ऑलरेडी लिखा था 2a+5c बराबर -8। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, को कैंसिल। 8 में 5 जाएगा तो 3c, -14 प्लस का 8 तो आएगा -6, c इक्वल्स टू -2। c की वैल्यू -2 किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, सपोज आपने यहाँ पर रख दिया, रख दीजिए। तो 2a+5 इंटू -2 इक्वल टू -8, 2a इक्वल टू -8, 5 दूनी 10, -10 उस तरफ जाएगा, +10, 2a इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1। a आ गया, c आ गया। ए और सी निकाल लिया। अब इसके बाद क्या निकालना है, बी और डी। अब बी और डी को निकाल लीजिए, तो b+4d 2 के बराबर, और यहाँ पर 2b+5d 4 के बराबर। यहाँ पर 2 की कमी, 2 का गुणा करा दिया, यहाँ पर कराया तो 2 4 जा 8, यहाँ पर कराया तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल आउट। 8 में 5 जाएगा तो आएगा 3d, 4 में 4 चला जाएगा तो 0, डी की वैल्यू आ गई 0। डी आप 0 रख देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। देख लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आ गया है सभी को। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए और बी दो वर्ग आव्यूह हैं सेम ऑर्डर के, सच दैट, और ये इस तरीके से है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये भी सवाल ने आपसे कहा कि ए बी बी ए के बराबर है, ये आपसे बोला गया। देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करके लाना है कि ए बी टू द पावर एन इक्वल्स टू बी एन टू द पावर ए। सबसे पहले नंबर पे हमको ये लाना है प्रूव करके। फर्दर प्रूव दैट ए बी की पावर एन इक्वल टू, इसके बाद एक चीज और लानी है, उसको भी हम देख लेंगे। देखिए जो हमको लाना है पहले तो ये हमें प्रूव करना है कि ये बात सही है कि नहीं। और ये बात सही तभी होगी, देखिए कभी कभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें चाहे इधर से इसको सॉल्व कर लें या इससे इसको सॉल्व कर लें, दोनों बातें सेम होती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो जब हमको ए बी की पावर एन इक्वल टू बी एन की पावर ए प्रूव करके लाना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी जो हमने पीछे 2 दिन में क्वेश्चन बताए हैं वहां पर कहीं लिखा नहीं था कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन से करें कि ना करें, किसी भी सिंगल क्वेश्चन में नहीं लिखा, चाहे वो आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे दूसरा देख लीजिए, या आप तीसरा देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा। और आप एग्जाम्पल का भी वाला क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें हमने उस दिन बताया था, उसमें भी शायद नहीं लिखा मैथमेटिकल इंडक्शन। ये एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन मिला जहां पर लिखा है कि आपको करना है। तो हम क्वेश्चन चाहे मैथमेटिकल इंडक्शन वाले तरीके से करें या जिस तरीके से हमने उस दिन बताया था उस तरीके से करें, उसमें कुछ अलग नहीं होता, होती बातें सेम है। देखिए यहाँ पर हमारा वही कहानी, हम क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू, यहाँ पर लिखेंगे लेट n इक्वल टू वन। एन इक्वल टू वन के लिए जरा देखते हैं क्या ये रिजल्ट सही है कि नहीं। n इक्वल टू वन में जैसे आप n की जगह 1 रखोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, ये मतलब आप कहेंगे कि ए बी बराबर बी ए, तो आप कह देंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू वन। n बराबर 1 के लिए ये बात हमारी सत्य है। इसके बाद n बराबर m के लिए हमने बताया था, वहां पर n बराबर हम k लेकर के आए थे, यहाँ पर आप एक बार n बराबर m कर दीजिए। n बराबर m के लिए जब आप n बराबर m करेंगे तो क्या बात पता चल जाएगी, a b टू दी पावर m इक्वल टू b m टू दी पावर a। इस चीज में शायद किसी को दिक्कत ना हो। n बराबर m किया तो क्या हुआ, a b की पावर m इक्वल टू b m की पावर a। जब यहाँ n है, देखिए यहाँ n आ गया, जब यहाँ m है तो यहाँ m आ गया, तो आपने लिखा इट इज ट्रू फॉर n बराबर m। अब हम जरा देख रहे हैं क्या ये बात n बराबर m प्लस वन के लिए सही है कि नहीं। लेट n इक्वल्स टू m प्लस वन, तो आपने किया क्या, a b की पावर m प्लस वन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर m इंटू बी, लिख सकते हैं ए बी की पावर n। यहाँ पर ए बी के ऊपर लिखा है m प्लस वन, हमको लाना किसके ऊपर, b के ऊपर लाना है इधर, और a को हमको इधर कर देना है। तो इस बात को हम ये नहीं लिख सकते क्या, b की पावर m इंटू बी और a इधर लिख दें, तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा। आपको पता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम आपको पता है, एसोसिएटिव लॉ m प्लस वन, तो ए बी की पावर m प्लस वन, बी के ऊपर केवल लगा है m प्लस वन, ये चीज याद रखिएगा, ए बी की पावर m प्लस वन इक्वल टू यहाँ पर ए बी की पावर m प्लस वन, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए b की पावर m है, यहाँ पर b की पावर 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, b की पावर m प्लस वन नहीं हो जाएगा, बगल में a लगा है। अब अगर आप गौर से देखिए m प्लस वन हम लोगों ने किसके इक्वल माना था, n के इक्वल माना, तो आपने क्या लिखा, ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n a। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस वन। प्रूव हो गई ये बात, यही मैथमेटिकल इंडक्शन है। n बराबर 1 के लिए किया, फिर अपने मन से कोई वेरिएबल ले आते हैं, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट, n इक्वल टू m, फिर उसके बाद n बराबर m प्लस वन। n बराबर m के लिए बात सही है, n बराबर m प्लस वन के लिए हम लेके चले आए। फिर समझिए a b की पावर m प्लस वन था, a एज इट इज b की पावर m इंटू b, b की पावर m इंटू b। a को इधर लिख लिया, b की पावर m इंटू b को इधर लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है नियम होता है एसोसिएटिव लॉ। m और वन को आपने एक साथ लिख लिया,
क्योंकि b की पावर m और 1 गुणे में होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं, घाते आप जोड़ दीजिए, तो a b की पावर m प्लस 1 लिखो या b की पावर m प्लस 1 a लिखो। m प्लस 1 माना किसको था, n को। आ गया, खत्म। सही है ये बात, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। देखिए इसी में आगे आपसे कहा गया कि फर्दर प्रूफ दैट, मतलब इसी बात का आपको यूज करके एक चीज बतानी है कि ए बी की पावर n इक्वल टू, हमें ये अब की बार यहां पर बताना है कि ए बी की पावर n, ए बी टू दी होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n के बराबर है कि नहीं, ये बात हमको लानी है प्रूफ करके। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए जब आप देखेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए बी, मतलब ये बात सही है, तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर n इक्वल टू m के लिए लेट n इक्वल टू m, n इक्वल टू m के लिए जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ए बी की पावर m इक्वल टू ए की पावर m b की पावर m, यही चीज हमको लानी है प्रूफ करके। ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं। अब हमें देखना है लेट n बराबर m प्लस 1 के लिए, m प्लस 1 के लिए देखते हैं क्या होता है। इसको लिख लिया ए बी की पावर m प्लस 1, अगर ये किसी तरीके से ये आ जाए ए की पावर m प्लस 1 बी की पावर m प्लस 1 तो अपना काम बन जाएगा, यही हमको लाना है। देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी की पावर, देखिए यहाँ पर ये बात सही हो जाए तो आप कह देंगे n बराबर m प्लस 1 और ये बात सत्य है। देखिए n बराबर 1 के लिए बहुत आसान, एक एक कर दिया, n बराबर m के लिए बहुत आसान, m कर दिया, समझ में आ रहा है। इसके लिए आपको समझना है मैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर m प्लस 1 और इसको हम लोग ये कहेंगे कि ए बी की घात m इंटू ए बी। इस चीज में शायद किसी को दिक्कत ना हो, ए बी की घात m प्लस 1, तो ए बी को m दे दो अलग और ए बी को 1 दे दो अलग, ऐसे। अब a को m अलग दे दिया पावर, b को m अलग दे दिया पावर और ए बी हमारा एज इट इज लिखा रहा। जो a वाला है उसको a के पास लिख लो और जो b वाला है उसको आप b के पास लिख लो, इस चीज में शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। फाइनल स्टेप, a की पावर यहाँ कितने दिखेगी टोटल हमको, a की पावर m और 1, तो कितनी हो गई टोटल, a की पावर m प्लस 1, b की पावर m और b है तो टोटल कितनी हो गई, b की पावर m प्लस 1। यही तो हमको लाना था प्रूव करके कि a b टू दी होल पावर m प्लस 1, a की पावर m प्लस 1 और b की पावर m प्लस 1 के बराबर है कि नहीं। और m प्लस 1 हम लोगों ने किसको माना था, m प्लस 1 हम लोगों ने a की पावर n b की पावर n को माना था और किसके बराबर लेके चले थे, a b की घात n के लिए लेके चले थे। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर, सिद्ध हो गया। देख लीजिए, किसी को अगर कोई भी डाउट हो निसंकोच पूछ सकता है, कोई भी स्टेप ऐसा जो आपको लगे कि हाँ ये नहीं आ रहा हमसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। n बराबर 1, n बराबर m, n बराबर m प्लस 1, पावर दिया अलग अलग कर दिया, a की पावर m b की पावर m, a को a के पास b को b के पास सॉल्व कर दिया। ठीक, हाँ पूछना है किसी को, चलिए अब बताइए 13 14 15 में कौन सा हम बता दें, कोई पूछना है किसी को, 13 14 15 में 13 नंबर कितने लोगों ने कर लिया, 13 14 15 में किसी को पूछना है, नहीं पूछना, चलो कोई नहीं हम बताते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ए दिया है आपको, ए इक्वल टू अल्फा गामा बीटा माइनस का अल्फा
और आपको लाना है सिद्ध करके, मतलब एक बात ये दी है ए स्क्वायर बराबर आई, तो ये आप कर लेंगे। ए स्क्वायर है तो अल्फा हो गया, गामा हो गया, बीटा हो गया, माइनस अल्फा, और इसका इसी में गुणा करा दो, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, और आई का मतलब है इकाई आव्यूह 1 0 0 1। सॉल्व कर लेंगे इसको, खत्म। ये फिर हम नहीं बता रहे, कर लेंगे ना सभी, कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई करा लेना, कर लेंगे, खत्म। मैं नहीं बताता ये अल्लाह। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 14 देखिए। 14 में लिखा है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए और बी, सॉरी, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपको पता है अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन आपको बताई गई थी, उसका डैश ए के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डैश माइनस ए के बराबर, ये आपको बताया गया था। ये कंडीशन थी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, मतलब विषम सममित आव्यूह के लिए, और ये थी सममित आव्यूह के लिए। क्वेश्चन ने कहा देन ए के बारे में हमको बताना है कि ए है क्या। आपको पता है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम घटा दें, क्योंकि यहाँ ए और ए है, तो देखिए इनको यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें, तो क्या मिल जाएगा, ए और ए 2a, ये ए डैश चला जाएगा तो क्या आएगा, जीरो। ए क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। तो ए क्या आ जाएगा आपका, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा। ए डैश ए के बराबर, ये सवाल ने कहा ए डैश माइनस ए के बराबर, आपको यहाँ दिख ही रहा है। यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें। हमने इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि सवाल में ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए को बचा के रखना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। ये ए और ए हो गया 2a, ये ए डैश चला गया, 2a बराबर 0, ए की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, खत्म। 15 नंबर बताना है। आज से मैट्रिक्स खत्म है, अब कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो अभी पूछ लीजिए 2 मिनट में, नहीं तो खत्म तब। If A is a square matrix such that A square equal to A, then I plus A का whole cube minus 7A, ये I plus A का whole cube minus 7A, ये किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो पहले हमें क्या पता चल जाए, I plus A का whole cube पता चल जाए, तो पहले I plus A का स्क्वायर निकाल लो। ऐसे भाई क्यूब निकालना है तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगता नहीं, आपको पता है। देखो आई का आई के साथ कराया तो आई स्क्वायर, प्लस आई का ए के साथ तो आई ए, प्लस ए का आई के साथ तो ए आई, प्लस ए का ए के साथ तो ए स्क्वायर। अब आई स्क्वायर प्लस आई ए और आई ए, आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी दिए गए मैट्रिक्स ए का हम आई के साथ गुणा कराते तो वही ए मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा ए, और ये बात तो सवाल ने कही है क्या, कि यदि ए स्क्वायर बराबर ए के हो तो ए स्क्वायर बराबर ए के हो गया, तो ये फाइनल कितना आ जाएगा हमारा, आई प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस 3a के, समीकरण नंबर 1। अब हमको किसकी जरूरत है, आई प्लस ए के होल क्यूब की, तो इसके लिए आई प्लस ए का होल स्क्वायर का गुणा आप आई प्लस ए के साथ कराइए, देखिए कितना आता है। आई प्लस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर आ चुका है, आई स्क्वायर प्लस 3a के। अभी आपने देखा बगल में आई प्लस ए लगा, उसको आप लगा रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। आई स्क्वायर का आई के साथ तो आई क्यूब, प्लस आई स्क्वायर का ए के साथ तो आई स्क्वायर ए, प्लस 3a का आई के साथ तो हो गया 3ai, प्लस 3a का 3a के साथ तो 3a स्क्वायर हो गया। इतनी चीज में शायद किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। आई क्यूब किसके बराबर होता है, आई क्यूब आई के बराबर होता है, देख लीजिए। यहाँ पर आई, यहाँ पर 3 3 6 और एक 7, क्यों, क्योंकि 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के। अभी देखिए ऊपर लिखा है हमने, तो ए स्क्वायर ए के बराबर, तो यहाँ कितना मिलेगा 3a। ए का आई के साथ गुणा कराते हैं तो क्या आता है, ए आता है, अभी आपको बताया गया, तो यहाँ क्या आया 3a। फिर आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, खुद आई के बराबर होता है, और आई का एक के साथ गुणा कराया तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो फाइनलाइज यहाँ कितना बना, आई प्लस 3 3 6 7 ए, ये आपका टोटल आ चुका है आई प्लस ए का होल क्यूब। यहाँ कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान सी बात थी, समझ लीजिए। हमें आई प्लस ए के होल क्यूब में से 7a घटाना था, तो आई प्लस ए का होल क्यूब पहले हमारा टारगेट था, आई प्लस ए गुणा करा दिया, ये आ गया आई स्क्वायर प्लस 3a। फिर आई प्लस ए का होल स्क्वायर, हमको चाहिए पावर 3, तो फिर से एक बार आई प्लस ए क्यूब निकालने के लिए आई प्लस ए के होल स्क्वायर में आई प्लस ए का गुणा करा दिया।
इन दोनों का गुणा करा दिया, अंदर दो ब्रैकेट वाला आई स्क्वायर का आई में, आई स्क्वायर का ए में, 3a का आई में, 3a का ए में करा दिया, हमारा मिल गया i प्लस 7 है। अब हमको जो चाहिए उस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। हमें क्या चाहिए, इसका मान चाहिए। तो i प्लस ए का होल क्यूब कितना आ चुका है अपने पास, i प्लस 7 है, और बगल में क्या लिखा है, माइनस का 7 है। 7 से 7 है कैंसिल, तो फाइनल कितना बचा, i। यही i अगर ऑप्शन में होगा तो आंसर है, हाँ है, सी नंबर पे है, तो हो गया। अब बताइए, मैट्रिक्स हमारी तरफ से पूरी खत्म हो चुकी। अगर किसी को कोई समस्या है तुरंत पूछ सकता है निसंकोच। कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, 1 से लेके 15 तक में कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, या पीछे का कोई भी क्वेश्चन हो। नहीं है तो ठीक है, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग फंक्शन चैप्टर के साथ मिलेंगे। रिलेशन हमने आपको पढ़ा दिया है, अभी देख लीजिए, इसमें कुछ भी पूछना हो अभी में पूछ लीजिए, क्योंकि अभी दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, एग्जाम तक खत्म है, अभी रिवीजन करा दिया हमने, एक एक क्वेश्चन नहीं पूछना होगा। तो ठीक है, कल फिर हम लोग मिलते हैं अपने समय पे फंक्शन चैप्टर के साथ। रिलेशन हमने पूरा पढ़ा दिया था, फंक्शन बचा है उसको हम पढ़ा देंगे 2-3 दिन में, फिर इसके बाद अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम।